नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जारी सस्पेंस की, पायलट की वापसी से गदगद हुए गहलोत की, जानेंगे कि क्या इसी साल होंगे बिहार के चुनाव, पैतृक संपत्ति पर बेटी या बेटे किसका है अधिकार, और आखिर में बात स्वतंत्रता दिवस के अनोखे अंदाज की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के रिक्त राज्यसभा सीट से जयप्रकाश निषाद होंगे बीजेपी उम्मीदवार। सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं जयप्रकाश। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य हैं जयप्रकाश। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 20 से 50 के फॉर्मूले पर करने जा रही है अमल। 20 साल की नौकरी और 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों की होगी परफॉर्मेंस की जांच। हिमाचल में खुले नौकरी के द्वार, नियुक्त होंगे 2322 पैरा कार्यकर्ता। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। होटल और खुदरा क्षेत्र को उबरने में लग सकता है लंबा समय। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने गंभीर प्रभावों का जताया अनुमान। कहा, लॉकडाउन ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय कंपनियों की कमाई पर डाला गहरा असर। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 225 अंक ऊपर 38,407 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 52 अंकों की तेजी के साथ 11,322 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आम चुनाव में हार के बाद जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद त्यागा तो सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की कमान संभाली थी। अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन अब तक पार्टी की तरफ से अगले अध्यक्ष को लेकर फैसला नहीं किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर निगाहें राहुल गांधी की तरफ टिक गई हैं। जब कांग्रेस पर संकट आया है तब सोनिया गांधी ने पार्टी को संभाला है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी के जिम्मेदारी छोड़ने के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस की नैया को पार लगाया है। लेकिन अब सोनिया गांधी का कार्यकाल खत्म हो चुका है। कांग्रेस फिर से मझधार में फंस गई है, जिसे बाहर निकालने के लिए कोई मांझी नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने अब तक साफ नहीं किया है कि क्या सोनिया गांधी के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर कोई और चेहरा सामने आएगा। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह जरूर कहा कि अध्यक्ष को चुनने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सिंघवी ने कहा कि प्रक्रिया कांग्रेस के संविधान में लिखित है और पार्टी उसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका पालन किया जा रहा है। जल्द ही इसकी सूचना सभी के साथ साझा की जाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी के बयान से साफ है कि कांग्रेस ने अभी तक अध्यक्ष के नाम पर फैसला नहीं लिया है। इस सस्पेंस के बीच अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी के नाम की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्निथला ने कहा कि राहुल गांधी ही हमारे देश के नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकते हैं। चेन्निथला ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर पार्टी का फिर से अध्यक्ष बनने की मांग की है। उनकी इस अपील पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस इंचार्ज पीएल पुनिया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर कोई विवाद नहीं है। राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये सभी चाहते हैं। अब एक पक्ष की तरफ से राहुल गांधी के नाम पर चर्चा जोरों पर है, लेकिन ये मांग पिछले काफी वक्त से उठ रही है, जिस पर राहुल का कोई जवाब नहीं आया है। मगर अब तो कांग्रेस को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना ही होगा। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, तो कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच गई है, जिसे संभालने के लिए कोई ना कोई अध्यक्ष तो चाहिए, और अब तो सोनिया गांधी का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी का कार्यकाल आगे बढ़ेगा या राहुल अपनी जिद छोड़ेंगे या फिर पार्टी तीसरे चेहरे पर विचार करेगी? देखिए आदित्य, हिंदुस्तान के सियासी समंदर में कांग्रेस अब तक अपने अनुभवी नेताओं और युवाओं की हिम्मत के कारण ही बड़ी से बड़ी लहर का सामना करती आई है। लेकिन अब जैसी सियासत इस देश में चल रही है, खासकर सत्ता पक्ष जिन तिकड़मों को आजमाता रहा है, उनका सामना करने के लिए ये जरूरी है कि कांग्रेस की पतवार थामने के लिए मजबूत नेतृत्व सामने आए। कांग्रेस सोनिया गांधी को ही फिर से कमान सौंपती है या राहुल गांधी को मनाने का क्रम जारी रहेगा या कोई और चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलेगा, ये तो कांग्रेस के लोगों को ही तय करना है। हालांकि उनके बड़े नेता ये बयान दे चुके हैं कि एक निश्चित प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष का चुनाव होता है और वैसा ही होगा। लेकिन अगर इसमें कांग्रेस ने और देर की आदित्य, तो उसे अधिक नुकसान देखना पड़ सकता है। देश भर में नेताओं के टूट यानी कांग्रेस नेताओं के टूट कर भाजपा में शामिल होने का सिलसिला हम देख रहे हैं जो जारी है। इस बिखराव को रोकने के लिए भी एक सक्षम नेतृत्व की जरूरत है। सोनिया गांधी बखूबी इस जिम्मेदारी को संभालती आई हैं और इस बार भी उनके नेतृत्व में पार्टी
पार्टी ने झारखंड और महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाई है, लेकिन केवल उन पर कितना भार डाला जा सकता है। राहुल गांधी पिछले साल अध्यक्ष पद पर लौटने की अनिच्छा जतला चुके हैं। हालांकि उनके नेतृत्व में भी कांग्रेस ने हिंदी पट्टी के राज्यों में सरकार बनाई है। अभी वे लगातार मोदी सरकार की नीतियों और उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी अकेले कब तक विपक्ष का काम करते रहेंगे। उनका साथ देने के लिए कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी लगातार अपनी सक्रियता दिखानी होगी और जनता से सीधा संवाद करना होगा। तभी गांधी परिवार के बाहर भी नेतृत्व की तलाश पूरी हो पाएगी। ये काम कांग्रेस को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, तभी वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी और इसमें देश का लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सस्पेंस अब तक बरकरार है। यही संशय इस वक्त कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। वैसे राजस्थान में तो पार्टी की चिंता पूरी तरह से दूर हो गई है, क्योंकि गहलोत सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल छट गए हैं। राहुल और प्रियंका से मुलाकात के बाद पायलट घर वापसी को राजी हो गए हैं। इस राजीनामे के बाद अशोक गहलोत भी उन पर मेहरबान होते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में गहलोत को ना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा, ना बहुमत की परीक्षा देनी पड़ी। उन्होंने ऐसी गुगली फेंकी कि सत्ता भी बच गई और पायलट भी घर वापसी को राजी हो गए। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद हाथ का साथ देने का ही वादा किया है। जब पायलट एकदम झुके हैं तो गहलोत ने भी 2 कदम आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने दुश्मन से दोस्त बने पायलट के ऊपर से सारे आरोप वापस ले लिए हैं। पायलट समर्थकों से मुलाकात के बाद गहलोत ने राहत के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट खेमे को आश्वासन दिया है कि अब किसी भी तरह की कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। विधायकों के खरीद फरोख्त के टेप कांड की जांच भी बंद होगी। वहीं गहलोत के इस रुख के बाद पायलट खेमे में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पायलट समर्थक विधायक भंवर लाल ने बातचीत को सकारात्मक बताया और कहा कि सरकार सुरक्षित है, पार्टी एक परिवार है और अशोक गहलोत उसके मुखिया हैं। भंवरलाल शर्मा ने कहा कि मेरी अशोक गहलोत से नहीं बल्कि मुख्यमंत्री से क्षेत्र के मुद्दों को लेकर नाराजगी थी। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहेंगे और ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं दूसरे नेताओं ने भी गहलोत को ही अपना मुखिया बताया है। पायलट समर्थकों का ये यू टर्न केवल राहुल और प्रियंका की बदौलत आया है। दरअसल सोमवार को सचिन पायलट ने दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं रखीं। राहुल गांधी ने पायलट की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पायलट और कांग्रेस के रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलती नजर आ रही है। अब राजस्थान की राजनीति में आया भूचाल थम गया है, जिससे बीजेपी के अरमानों पर पानी फिर गया है। राजस्थान में गहलोत सरकार के संकट में आने से बीजेपी सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही थी, लेकिन अब पायलट और गहलोत के करीब आने से पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। वहीं बिहार में विपक्षी पार्टी के सपने भी टूटे हैं। वो सोच रही थी कि स्वास्थ्य हालात की वजह से चुनाव बाद में कराए जाएंगे, लेकिन आज चुनाव आयोग ने बड़ा बयान दिया है, जिससे बिहार चुनाव की स्थिति साफ हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष मांग कर रहा है कि स्थिति को देखते हुए अभी चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी सहित बिहार के अन्य राजनीतिक दलों ने राज्य में चुनाव को स्थगित करने के लिए मतदान पैनल से आग्रह किया था। एलजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि इस समय चुनाव कराकर लाखों लोगों की जान जोखिम में डालना उचित नहीं है। इस मांग को नकारते हुए आज चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार में चुनाव तय समय पर होंगे। पोलिंग पैनल स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयारियां कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनाव के दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाए। इसके लिए एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1000 तय कर दी गई है, जबकि अभी ये आंकड़ा 1500 है। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के लिए 33,797 अतिरिक्त पोलिंग बूथ बढ़ाने का फैसला किया है। इसकी वजह से बिहार में एक बूथ पर औसत वोटरों की संख्या 985 से घटकर 678 हो जाएगी। इसके अलावा बिहार को अलग से ईवीएम और वीवीपैट मुहैया कराए गए हैं। अब चुनाव आयोग ने तो साफ कर दिया कि वोटिंग प्रक्रिया को आगे नहीं टाला जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग कभी भी तारीखों की घोषणा कर देगा। आपको बता दें कि बिहार में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। राज्य में 28 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब देखना होगा कि आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी कब तक बजाता है। स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर विपक्ष मांग कर रहा था कि चुनाव बाद में कराए जाएं, लेकिन चुनाव आयोग ने अपील को दरकिनार कर दिया, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या हालात सुधर गए हैं? अगर सुधर गए हैं तो फिर पीएम मोदी के माथे पर शिकन क्यों आ रही है? यही कारण है कि वो 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर स्थिति को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ आज इस बैठक में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
देश में जब से स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दी है, तब से हर क्षेत्र पर इसका बुरा असर पड़ा है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इसे रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन महामारी की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समय समय पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग चर्चा कर राज्यों की स्थिति की समीक्षा की और इसी क्रम में आज भी पीएम ने देश के प्रभावित 10 राज्यों के सीएम संग चर्चा की। आपको बता दें कि महामारी ने जब से भारत में कदम रखा है, तब से लेकर अब तक प्रधानमंत्री की राज्यों के साथ ये 7वीं बैठक है। इस दौरान पीएम ने कहा कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, महामारी अपना रूप बदल रही है और कई तरह की परिस्थिति पैदा हो रही है। पीएम ने बिहार, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि एक्सपर्ट्स भी इस बात को सामने रख रहे हैं कि अगर 72 घंटे में केस की पहचान हो जाए तो स्थिति सुधर सकती है। आपको बता दें कि पीएम ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि अब इसी 72 घंटे की फॉर्मूले पर फोकस करना होगा और जो भी व्यक्ति इसकी चपेट में आया है, उस पर 72 घंटे लगातार निगरानी रखनी होगी। दिल्ली, यूपी में हालात डरावने थे, लेकिन अब टेस्टिंग बढ़ाने के बाद हालात सुधरे हैं। पीएम ने कहा कि इतनी बड़ी मुसीबत के दौरान सभी का साथ काम करना बड़ी बात है। देश में एक्टिव केस 6 लाख से ज्यादा है। ज्यादातर मामले 10 राज्यों में है, इसलिए इन राज्यों में चर्चा जरूरी है। आज की बैठक में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कुल 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस कठिन दौर ने सबकी कमर तोड़ रखी है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी से बातचीत के बाद समस्या का समाधान निकलता है या नहीं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस सबसे बड़ी बहस का समाधान निकाल दिया है जिसमें पूछा जाता है कि पैतृक संपत्ति पर किसका अधिकार। सिर्फ बेटे को ही मिलती है पिता की संपत्ति या बेटी की भी हो सकती है बराबरी की हिस्सेदारी। 2005 से पहले आमतौर पर यही माना जाता था कि पिता की संपत्ति उसके बेटे के नाम होगी, लेकिन 2005 के बाद कानून में बदलाव किया गया और आज इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए 2005 हिंदू उत्तराधिकारी कानून में बदलाव किया गया। इसके बाद बेटियां भी बेटों की तरह पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार बन गई। इस कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि भले ही 2005 में इस कानून के लागू होने से अगर पिता चल बसे हैं, तब भी बेटियों का पिता की संपत्ति से अधिकार समाप्त नहीं होगा, उन्हें भी बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि एक बेटी जीवन भर के लिए होती है, इसीलिए उन्हें पिता की प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। आपको बता दें कि 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून बनाया गया, लेकिन इसमें पैतृक संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया, जिस कारण परंपरागत रूप से मान लिया गया कि बेटियों के पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन 2005 हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया गया और बेटियों को भी बेटे के समान पैतृक संपत्ति पर बराबरी का अधिकार दिया गया। कानूनी वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटी का बेटे जितना हक माना गया। शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। शादी के बाद भी बेटी का अधिकार अपने पिता की संपत्ति पर पूरी तरह से बना रहेगा। पहली बार 1985 में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था कानून। 20 साल बाद संसद ने 2005 में पूरे देश में लागू किया कानून 2005 में लागू हुआ, लेकिन पुराने मामलों को लेकर भाई बहनों में विवाद शुरू हो गए। भाइयों ने बहन को संपत्ति में अधिकार देने से इसलिए मना कर दिया कि कानून लागू होने से पहले ही चल बसे थे पिता, जिसके बाद कई मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि 9 सितंबर 2005 से पहले अगर किसी के पिता नहीं हो तो भी बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। अब ये समझ लेते हैं कि बेटियों का किस प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा और किस प्रॉपर्टी पर नहीं। दरअसल हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी 2 तरह की हो सकती है, एक पिता के द्वारा खरीदी हुई और दूसरी पैतृक संपत्ति होती है, जो पिछली पीढ़ियों से बेटे को ही मिलती आई है। लेकिन कानून के अनुसार बेटी हो या बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी पर दोनों का जन्म से बराबर का अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता है, यानी इस मामले में वह किसी एक के नाम वसीयत नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वह बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित नहीं कर सकता है। अगर पिता ने खुद प्रॉपर्टी खरीदी है, यानी पिता ने घर अपने पैसे से खरीदा है, तो बेटी का पक्ष कमजोर होता है। इस मामले में पिता के पास प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से किसी को गिफ्ट करने का अधिकार होता है। बेटी इसमें आपत्ति नहीं कर सकती है। अगर पिता बिना वसीयत किए चल बसे तो सभी उत्तराधिकारियों का प्रॉपर्टी पर बराबर अधिकार होगा। यानी इस फैसले के बाद ये साफ है कि पैतृक संपत्ति पर बेटा बेटी दोनों का अधिकार बराबर होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात स्वतंत्रता दिवस के अनोखे अंदाज की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है।
स्वास्थ्य मुसीबत के इस दौर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। ऐसे किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जा रही है जहां कई लोगों के एकत्रित होने की संभावना हो और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न किया जा रहा हो। ऐसे में सबके मन में ये बात चल रही थी कि स्वतंत्रता दिवस का समारोह कैसे आयोजित किया जाएगा और अगर बड़े आयोजन होंगे भी तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम लाल किले पर आयोजित होता है, जिसमें प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और इस बार भी ये कार्यक्रम अपने तय नियमों के अनुसार ही होगा। लेकिन इस बार नजारा जरूर बदला दिखेगा। लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देंगे तब वहां कम ही मेहमान नजर आएंगे और इस तरह के बदलाव स्वाधीनता दिवस पर पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों में भी देखने को मिलेंगे, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी सरकारी कार्यालय और राज्य सार्वजनिक आयोजन से बचें, समारोह के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कम लोगों को दिया गया है निमंत्रण, स्कूली बच्चों को परेड में शामिल न किया जाए, जगह जगह हैंड सैनिटाइजर रखे जाएंगे, सभी के लिए मास्क पहनकर आना जरूरी होगा, बैठने के लिए 2 गज की दूरी सुनिश्चित की जाएगी, पुलिसकर्मी पीपीई किट पहने हुए दिखाई देंगे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनुज कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर बताया 15 अगस्त की दोपहर को राष्ट्रपति भवन में जो एट होम कार्यक्रम होता है उसमें भी इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा। दिन भर की बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।